हेलो बच्चों। तो चलिए सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन का। तो पहले लेक्चर में अधिशोषण और अवशोषण के बारे में आपको जानकारी मिली थी। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने अधिशोषण के प्रकार यानी भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की बात की थी और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे बच्चों भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। ये बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है। और उसके बाद हम लोग करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का और सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो जहां से थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, तो वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म यानी अधिशोषण समतापी। तो चलिए बिना देर किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग सब कोई, भौतिक अधिशोषण तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर, क्या अंतर होता है। तो चलिए 2 तरह से हम लोग टेबल बना लेते हैं। इसमें पहले लिख लेते हैं, इधर आप लोग लिख लीजिए भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और बच्चों इधर लिख लीजिए रासायनिक अधिशोषण। और इधर लिख लेते हैं गुण कि किस किस गुण में दोनों में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात चलिए ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं हम लोग अब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो पहली बात की अगर आपसे पूछा जाए कि बल यानी बंधन की प्रकृति क्या होती है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में, तो मैंने आपको बताया था कि भौतिक अधिशोषण में वांडरवाल बल काम करता है। कौन सा बल? वांडरवाल बल, जो कि एक दुर्बल प्रकृति का होता है, कमजोर बल होता है, क्षीण बल होता है। ठीक है, तो ये जो बल होता है वांडरवाल बल वो दुर्बल प्रकृति का होता है, वीक फोर्स होता है। और रासायनिक अधिशोषण में मैंने आपको बताया था कि यहां पे रासायनिक बंधन बन जाता है, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड बन जाता है जो कि मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत होता है। तो ये पहला डिफरेंस हुआ बच्चों भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में। उसके बाद अगर बात किया जाए टेम्परेचर का, तो मैंने आपको बताया था कि कम ताप पर इसके लिए ये जो होता है ज्यादा अच्छा होता है। तो भौतिक अधिशोषण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, भौतिक अधिशोषण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है और रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो उच्च ताप पर ज्यादा अच्छा से होता है। उसके बाद हमने एंथैल्पी की बात की थी यानी उष्मा की, ऊर्जा की, किसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या किसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। क्योंकि अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो यहाँ पे उष्मा मुक्त होती है बच्चों। तो एंथैल्पी की अगर बात की जाए, एंथैल्पी का सिंपल मतलब आप समझना उष्मा या ऊर्जा। ठीक है, उष्मा में कितना परिवर्तन हो रहा है या ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो एंथैल्पी मैंने आपको बताया था कि भौतिक अधिशोषण में कम ही ऊर्जा मुक्त होती है, निम्न लो एनर्जी, और उसमें भी कितना, तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में इसका जवाब भी पूछा था कि भौतिक अधिशोषण के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, तो आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो
बहुत अच्छा है। तो एंथैल्पी कितनी होगी भौतिक अधिशोषण के लिए? लो एंथैल्पी की जरूरत होगी, यानी लो एंथैल्पी होगी 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल उष्मा मुक्त होती है। और रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी जो होती है उच्च होती है, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 80 से 240 किलो जूल पर मोल। तो ये रासायनिक अधिशोषण के लिए ऊर्जा होती है। उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता, तो मैंने आपको बताया था कि भौतिक अधिशोषण जो है वो उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है बच्चों। कहने का मतलब कि अगर किसी ठोस के या द्रव के बाहरी पृष्ठ पर कोई ठोस या गैस का अणु आके अधिशोषित हो गया और उसका भौतिक अधिशोषण हुआ है, तो आप उसे आसानी से छुड़ा भी सकते हो वहां से, यानी उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होता है। यानी एक बार हो गया अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, तो दोबारे अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक के पृष्ठ से हटाना संभव नहीं है, क्योंकि अधिशोषक एवं अधिशोषित पदार्थ के बीच रासायनिक बंधन बन जाता है, इसमें रिएक्शन हो जाता है। लेकिन इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पे विशिष्टता की बात की जाए, विशिष्टता की, तो ये जो होता है अविशिष्ट होता है। अविशिष्ट होता है। अविशिष्ट कहने का मतलब हुआ बच्चों कि कोई स्पेशल नहीं होता है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि यही गैस जो है वो इस ठोस के सतह पे अधिशोषित होगा और दूसरा वाला गैस अधिशोषित नहीं होगा। तो ये अविशिष्ट होता है, कहने का मतलब कि कोई भी गैस, कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक के पृष्ठ पर विशिष्टता का मतलब हुआ कि क्या कोई स्पेशल है या सिंपल है। तो देखो भौतिक अधिशोषण जो होता है अविशिष्ट होता है, यानी ये कोई स्पेशल नहीं होता है और इसमें कोई भी गैस, कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक के सतह पे आसानी से अधिशोषित हो सकता है। इसमें कोई जो बाउंड्री नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि फलाना गैस फलाने अधिशोषक के सतह पे अधिशोषित होगा, ऐसा इसमें कोई सीमा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो रासायनिक अधिशोषण है बच्चों, ये अति विशिष्ट प्रकृति का होता है, यानी बहुत ही स्पेशल केस में होता है। और यहाँ पे सिर्फ वही गैस अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित होंगे जो अधिशोषक के सतह के साथ, यानी अधिशोषक के अणुओं के साथ रासायनिक बंधन का निर्माण करते हैं, केमिकल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, अभी इसमें कुछ और है जो आपको बताएंगे। तो देखो भौतिक अधिशोषण का और रासायनिक अधिशोषण का गुणों के आधार पे हम इसमें अंतर देखेंगे। तो सबसे पहली बात बल, यानी इसमें कौन सा बल या किस प्रकार का बंधन कार्य करता है, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण में कमजोर वांडर वाल बल कार्य करता है, कमजोर वांडर वाल बल, दुर्बल वांडर वाल बल कार्य करता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधन का निर्माण हो जाता है, केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, यानी अधिशोषक का
पृष्ठ का अणु और अधिशोषित पदार्थ के अणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उसके बाद बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। भौतिक अधिशोषण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, लो टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे से होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अगर एंथैल्पी की बात किया जाए, उष्मा की या ऊर्जा की, कि अधिशोषण के दौरान उष्मा में कितना परिवर्तन होता है, ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, उसी को बोलते हैं हम एंथैल्पी। तो याद रखना, भौतिक अधिशोषण में एंथैल्पी में परिवर्तन बहुत कम होता है और ये 20 से 40 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है। लेकिन वही रासायनिक अधिशोषण के लिए एंथैल्पी का मान उच्च होता है और ये 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। अगर रिवर्सिबिलिटी की बात की जाए, उत्क्रमणीयता की, उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर किसी पदार्थ की अवस्था को, एक अवस्था को चेंज करके दूसरी अवस्था में उसे परिवर्तित किया जाए और अगर पुनः उसे दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में नहीं लाया जा सकता तो उसे हम अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। जैसे दूध से दही का जम जाना एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, कागज का जल जाना अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया हो गया, लेकिन जैसे बर्फ का जमना तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, आप उसे फिर से क्या कर सकते हो, पिघला के जल बना सकते हो, यानी वही भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कुछ चीज। लेकिन ये जो होता है मेनली हम लोग रिएक्शन में बात करते हैं कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बना लिए, दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके प्रतिफल बना लिए, तो पुनः उसे अभिकारक में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो उत्क्रमणीय हो गया और नहीं किया जा सकता है तो अनुत्क्रमणीय हो गया। तो उत्क्रमणीयता की बात अगर हम करें तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, अर्थात इसे फिर से पहले अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, एक बार हो गया तो फिर ठाकुर गियो। विशिष्टता, तो ये जो होता है भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट होता है, कोई स्पेशल नहीं होता है, कोई भी गैस किसी के माथे पे मुंह मार सकता है। लेकिन ये जो रासायनिक अधिशोषण होता है अति विशिष्ट होता है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है और सिर्फ वही गैस अधिशोषक के सतह पे जुड़ेगा जो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, भैया रासायनिक बंधन का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो लिख लो इसको और उसके बाद बढ़ते हैं, कुछ और अंतर लिखवाते हैं आपको। चलो, तो कुछ और अंतर देखते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में। जैसे आपको दो नंबर में लिखने के लिए आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, तो उतना काफी है, लेकिन जानकारी के लिए कुछ और बताते हैं। जैसे अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति। अब ये अधिशोष्य क्या है, तो मैंने बताया आपको पहले कि जिस ठोस या जिस गैस के बाहरी पृष्ठ पे अधिशोषण की घटना होती है उसे हम बोलते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं? अधिशोषक। और जो गैस या ठोस का अणु उसके सतह पे आके जमता है उसे बोलते हैं बच्चों अधिशोष्य। तो यहाँ पे हमने लिखा अधिशोष्य की प्रकृति, यानी इसका गुण कैसा है, इसका नेचर कैसा है, उस पे भी भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण निर्भर करता है। तो आप याद रखना कि आसानी से द्रवित होने वाले, आसानी से द्रवित होने वाले गैस का अधिशोषण सरलता से होता है। और रासायनिक अधिशोषण में वैसे गैस जो अधिशोषक के साथ
आसानी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, वो आसानी से देखो यहाँ पे अधिशोष्य की प्रकृति भौतिक अधिशोषण के लिए कैसा होना चाहिए और रासायनिक अधिशोषण के लिए कैसा होना चाहिए। तो भौतिक अधिशोषण में आपको आवश्यकता है कि वैसी गैसें जो आसानी से द्रव में चेंज हो जाती है, जिनका द्रवीकरण लिक्विफेक्शन आसानी से हो जाता है, वो उनका अधिशोषण भौतिक अधिशोषण आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए वैसा गैस आपको लेना है जो अधिशोषक के साथ जल्दी रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड बनाना होता है बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए। तो जो गैसें आसानी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेंगी उनका अधिशोषण आसानी से होगा। लेकिन भौतिक अधिशोषण में वैसा रासायनिक अभिक्रिया वाला कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे है कि आसानी से गैस को द्रवीकृत होना चाहिए, लिक्विफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद एक और लिख लो कि परत, लेयर कैसा बनता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुआण्विक परत का निर्माण होता है, बहुआण्विक परत का निर्माण होता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर का निर्माण होता है। और इसमें सिर्फ एक आणविक परत का ही निर्माण होता है। मतलब इसमें क्या है भौतिक अधिशोषण में कि ठोस के पृष्ठ पे एक परत गैस आके जमा हो गया, तो उसके ऊपर भी दूसरा परत जमा हो सकता है, उसके ऊपर तीसरा परत जमा हो सकता है। इसलिए बहुआण्विक परत यानी मल्टी मोलिकुलर लेयर का निर्माण करता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में एक बार गैस और अधिशोषक के पृष्ठ के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो गया तो उसके ऊपर फिर और कोई गैस अधिशोषित नहीं होगा, यानी एक ही बार एक ही परत में अधिशोषण होगा, उसके ऊपर दूसरा परत नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अधिशोषक और अधिशोषक के बीच फिर कोई जरूरी नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया हो। तो इसलिए यहाँ पे यूनिमोलिकुलर लेयर यानी एक आणविक परत का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे बहुआण्विक परत का निर्माण होता है। तो ये हमारा डिफरेंस कंप्लीट हुआ। तो पूरी तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब हम लोग आते हैं सरफेस केमिस्ट्री के मेन पार्ट में। यहाँ से ये जो था वो बिल्कुल सिंपल सा बात था, इसका बेसिक था, और जो वर्ड इसमें आते हैं नए नए उसके बारे में जानकारी था। अब हम लोग अधिशोषण में जो मुख्य बातें हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, तब तक आप इसको लिख लीजिए। चलो अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो अधिशोषण को प्रभावित करता है बच्चों। तो आप लोग हेडिंग लगा लो, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आप बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसके आगे जो भी बात है वो समझने वाला है, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर जो नीट और जेई में आता है वो या तो बहुत इजी होता है या बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर नहीं कर पाओगे अगर नहीं समझोगे आप अच्छे से। तो देखो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे मेन फैक्टर हैं जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों अधिशोषण को मुख्यतः दो फैक्टर प्रभावित करते हैं। पहला तो है दाब यानी प्रेशर,
प्रेशर और दूसरा है ताप यानी टेम्परेचर। ताप और दाब दो मुख्य फैक्टर हैं, मुख्य कारक हैं जो अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अब दाब कैसे प्रभावित करता है तो आप ध्यान से देखो। निश्चित ताप पर यानी अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, एक फिक्स्ड टेम्परेचर ले लिया जाए, मान लो 273 केल्विन, इतना टेम्परेचर फिक्स। अब इसमें कोई भी घटना हम लोग करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे तो इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो निश्चित ताप पे अगर पूछा जाए जनरली आपसे कि दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, तो अधिशोषण की मात्रा अधिक हो जाएगी, ज्यादा तेजी से होगा, अधिशोषण का दर बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको दो चीज याद रखना है। पहला बात, निम्न ताप पर अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण का दर बढ़ता है। अपवर्ड एरो का मतलब बढ़ता है। लेकिन अगर यही बात आपसे पूछा जाए उच्च दाब पर, ताप तो कांस्टेंट है भैया, दाब हमें यूज करना है, निम्न ताप नहीं, निम्न दाब, क्योंकि ताप कांस्टेंट है, ताप में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। उच्च दाब पर यही बात अगर आपसे पूछा जाए, उच्च दाब पर, तो यह प्रभाव लागू नहीं होता है। तो आपसे घुमा घुमा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां बनाया जा सकता है। सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है कि क्या कह रहा है। अगर सिर्फ ऐसा बोल दे कि निश्चित ताप पर दाब बढ़ाया जाए तो अधिशोषण की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया बढ़ जाएगा। ठीक है, निश्चित ताप पे दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण का मात्रा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें मेंशन कर दे कि निम्न दाब पर दाब की मात्रा निम्न दाब पर अगर ताप निश्चित है और दाब निम्न है तो प्रेशर निम्न ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है लेकिन पहले से कम ही प्रेशर था और उसमें थोड़ा थोड़ा वृद्धि किया जा रहा है, तो उस स्थिति में अधिशोषण की दर बढ़ेगा। इसका ये मतलब है, यहाँ पे ये जरूर है कि दाब बढ़ाने पे बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले से बहुत ज्यादा दाब है और फिर उसमें और बढ़ा रहे हो तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्रेशर कम है, बहुत कम है, लो प्रेशर पे अगर यह जो प्रयोग है किया जा रहा है तो ताप को कांस्टेंट कर दो और धीरे धीरे दाब को बढ़ाओ तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दाब उच्च है, बहुत उच्च दाब पे यह प्रयोग करते हो और प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाते हो, ताप को निश्चित रखते, तो यह प्रभाव लागू नहीं होता है, यानी अधिशोषण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अधिशोषण के उल्टा काम होने लगे, विशोषण की प्रक्रिया होने लगे, तो क्या होगा इसको अभी हम आगे बताएंगे आपको कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है और ज्यादा उसे बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ताप देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, बताया है मैंने आपको, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसलिए
उष्माक्षेपी प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी प्रक्रिया अगर उष्माक्षेपी हो, एक्सोथर्मिक हो, जिसमें उष्मा उत्सर्जित हो रहा हो, तो आप याद रखना कि जब आप ताप बढ़ाओगे तो वो जो प्रक्रिया है उसकी मात्रा घटेगा। तो ताप बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा घटेगी। ठीक है, तो अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसी कारण से जब ताप बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण की मात्रा घटती है। ठीक है, और इसमें और भी चीज याद रखना है, जैसे अगर भौतिक अधिशोषण की बात किया जाए, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, तो ये जो है ताप बढ़ाने पर घटता है। सिंपल सी बात, भौतिक अधिशोषण जो है ताप बढ़ाने पर घटता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अधिशोषण को मुख्यतः दो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, पहला है दाब और दूसरा है ताप। अब दाब में क्या है बच्चों, दाब का फंडा ये है कि निश्चित ताप पर अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। सिंपली अगर पूछा जाए तो आप इतना बोल सकते हो। और ताप के बारे में बोला जाए तो अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। लेकिन अब इसमें अगर स्पेशल केस बना दिया जाए, अलग अलग और भी स्पेसिफिक तरीके से पूछा जाए, तो निम्न दाब पर, असल में होता यह है कि निम्न दाब पर अगर ये प्रयोग किया जाता है, दाब को बढ़ाया जाता है, तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन उच्च दाब पर यह प्रभाव लागू नहीं होता है। और भौतिक अधिशोषण की अगर बात किया जाए, अब अधिशोषण में बांट दिया भौतिक और रासायनिक, तो भौतिक अधिशोषण हमेशा ताप बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वांडर वाल बल जो है, क्योंकि मैंने बताया था कि भौतिक अधिशोषण में अणु जो है वांडर वाल जैसे कमजोर बल से बंधे होते हैं, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वो बंधन टूट जाते हैं, जिसके कारण भौतिक अधिशोषण क्या होता है, घटता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है बच्चों की, रासायनिक अभिक्रिया होना होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक कुछ निश्चित सीमा तक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उतना ऊर्जा अगर अभिकारक के अणु के पास होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगा। इसलिए लाइन कट गया।